दोनों लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ऊपर जो आई बेल बना हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी आपको दोनों लेक्चर के वहाँ से लिंक मिल जाएंगे। तो आप उन दोनों लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ आ जाए। वैसे भी हम यहाँ पर 2 लेक्चर जो हुए हैं दोनों लेक्चर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोबारा से, केवल ओवरव्यू 2-3 मिनट का। ऐसा नहीं कि उसमें पूरा लेक्चर हम देखने वाले हैं। देखते हैं। देखिए हमने जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में हमने बात की थी स्पेसिफिक हीट क्या होती है। देखिए ये फॉर्मूला होता है, सी जो होता है वो स्पेसिफिक हीट होता है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब कांस्टेंट वॉल्यूम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू, ये चीज़ आ जाएगी। सी वी निकाला था, सी पी निकाला था, काफ़ी इजी। मैं एक बार बस आपकी आंखों में से निकाल रहा हूँ ये बात ताकि आपको याद आ जाए सारी की सारी चीज़ें कि किस तरीके से हमने किया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे डी को 0 किया तो ये ख़त्म हो गया, डी यू और डी क्यू बराबर हो गए थे, है ना। तो आप इसका मतलब आप सी वी ये होता है तो डी क्यू को अगर आप डी यू लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आ जाती है सी पी और सी वी। फिर ड्यूलोंग पेटिट लॉ, मैं इतना ही बताऊंगा इसमें कि ड्यूलोंग पेटिट लॉ जब हम पढ़ते हैं तो सी वी 3 के आता है। अगर n पार्टिकल हों तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 मोल के लिए। n 1 मोल होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, आपको पता है ना, वो चीज़ आ जाती है। तो सी वी की वैल्यू 3 के और यहाँ से 3n के मतलब 3r आ जाती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। पता चलता है सी वी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये रॉन्ग है। इन रियल सी वी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये मॉडल गलत हो गया। ये मॉडल गलत हो गया क्योंकि यहाँ से सी वी की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है और कांस्टेंट कितनी आ रही है, 3r आ रही है ना। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता दिखा रहा है, लेकिन इन रियल वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये चीज़ हमने आपको बतानी थी। इसके बाद देखिए कर्व आ जाता है, कर्व की स्टडी हम करेंगे। कर्व मैं अब आपको दोबारा सारा कर्व बताने वाला हूँ ताकि आपको पता चले। फिर हमने पढ़ा था आइंस्टीन मॉडल। तो आइंस्टीन मॉडल के अंदर क्या था कि इसने प्रत्येक अणु की 3 स्वतंत्रता की कोटियाँ बताई। ईच एटम हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसने क्या कहा, सारे मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं, मतलब सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इसने कहा। लेकिन रियल में सारे मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट नहीं होते। मोड ऑफ वाइब्रेशन 3n मानी थी। उसके बाद क्या किया था, देखिए हमने मेन चीज़ समझनी है। nn होता है e⁻⁻⁰ मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स से, और en की वैल्यू होती है nh न्यू यहाँ से। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये चीज़ मिल जाती है -NH/kT। फिर हमने एवरेज एनर्जी निकाली थी आइंस्टीन ऑसिलेटर की, ठीक है, जो क्या आई थी, ये आपको बहुत अच्छे से डेरिवेशन पता है। इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी ये h न्यू e⁻h/kT। अब देखिए कुछ बच्चों का डाउट है कि सर यहाँ पर जो En आपने यूज़ किया है वो NH न्यू लेने की बजाय आपने NH कट ओमेगा क्यों नहीं लिया। अब देखिए मैं यहाँ एक बात बताऊँ, H कट ओमेगा का मतलब होता है H/2π इंटू ओमेगा, और आपको पता है ना ओमेगा होता है 2π न्यू। तो ओमेगा को जब आप लिखोगे, ओमेगा को भी लिख देता हूँ 2π न्यू। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बहुत आराम से 2π से 2π कैंसिल हो गया बेटा, क्या बच गया, h न्यू बच गया, है ना। यानी कि NH न्यू और NH कट ओमेगा तो एक ही बात होती है। फिर कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर ये भी ठीक है, लेकिन सर आपने ये क्यों नहीं लिया कि En जो होता है वो n+12 h कट ओमेगा होता है। हाँ, क्वांटम मैकेनिकली ये ठीक है। क्लासिकली क्या होता है, क्लासिकली ये हाफ नहीं होता, बस NH न्यू होता है अकेला, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ये n+12 h कट ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है इसमें पता है क्या आएगा, इसमें आएगा ई बार की वैल्यू जो आ रही है ना h न्यू, वो हो जाएगी h कट ओमेगा बाय e⁻h कट ओमेगा अपॉन kT-1। लेकिन ये जो आंसर आया है इसमें आपको पता है कि h कट ओमेगा को आप अगर h न्यू भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, h न्यू भी होता है, ये बराबर होते हैं। तो वो चीज़ क्लियर होगी, ये क्लियर होगी, सब बच्चों के ये बात क्लियर होगी।
इसके बाद हमने निकाला था आइंस्टीन मॉडल के स्पेसिफिक हीट। हमने बताया था ई बार 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है तो 3n की क्या हो जाएगी, 3n इंटू ई बार, मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर डी यू बाई डी टी निकाल लिया था। यही काम हम किस में करेंगे, डीबाई मॉडल में करेंगे। अब देखिए, अब हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है डीबाई मॉडल। उससे पहले हम जो शॉर्टकमिंग्स थी आइंस्टीन की, आपको पता ही है कि उसने इंडिपेंडेंट माना था, जो गलत है, इसीलिए वो कर्व से मैच नहीं किया था, है ना। अब देखिए, आज पढ़ना है हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का पार्ट 3, जिसमें डीबाई मॉडल स्टडी करना है। तो डीबाई मॉडल स्टडी करने से पहले मैं 2 बातें क्लियर कर दूं, यहाँ जो लिखी हुई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यह आइंस्टीन मॉडल की कमियां पूरी करता है। पहली बात, इट फुलफिल ऑल शॉर्टकमिंग्स ऑफ आइंस्टीन मॉडल, यानी कि जो आइंस्टीन मॉडल हमने पढ़ा है उसके अंदर जितनी भी कमियां थी, शॉर्टकमिंग्स थी, उसको पूरा करने के लिए मॉडल आया है। इस मॉडल को टी क्यूब मॉडल भी कहते हैं, टी क्यूब रूल भी कहते हैं, है ना। दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए। टी क्यूब रूल इसका नाम है, ये आइंस्टीन की कमियों को पूरा करता है। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ अच्छा मैच करता है, अच्छा मेल खाता है। यह प्रायोगिक वक्र से अच्छा मेल खाता है, और यह अच्छा मेल खाता है, यह इट फॉलो और मैच एक्सपेरिमेंटल कर्व। अब देखिए, यहाँ कर्व की बात आ गई तो मैं दोबारा कर्व को, खाली जगह है अपने पास, दोबारा कर्व को समझाने की कोशिश करता हूँ। कर्व किस किस के बीच में बना था, सबसे पहले देखिए, जो हमने कर्व बनाया था वो 2 चीज़ों के बीच में बनाया था, टेम्परेचर के बीच में और CV के बीच में। अब जैसे ही मैंने कर्व बनाया तो वहाँ से क्या देखा कि जो मेरा ड्यूलॉग पेटिट का कर्व आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और उसके अंदर CV की वैल्यू जो आ रही है, उसके अंदर CV की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 3R आ रही है, जो कि कांस्टेंट आ रही है, चेंज नहीं हो रही। लेकिन जब मैं बात करता हूँ आइंस्टीन मॉडल की, तो आइंस्टीन मॉडल से जो रिज़ल्ट आता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। आइंस्टीन मॉडल से रिज़ल्ट आता है इस तरीके का, ये आइंस्टीन मॉडल का रिजल्ट, और कुछ पॉइंट्स मिलते हैं इधर आसपास, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और आइंस्टीन मॉडल से ये रिजल्ट आता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल कर्व ड्रॉ किया, ध्यान से देखते जाना, एक्सपेरिमेंटल कर्व ड्रॉ किया तो एक्सपेरिमेंटल कर्व कुछ ऐसा आता है। ग्रीन वाला एक्सपेरिमेंटल है, रेड वाला जो दिख रहा है वो क्या है, उसका अपने पास आइंस्टीन का है, और जो ब्लू वाला है वो किसका है, ड्यूलॉग पेटिट का। मुझे तो प्रूव करना था ग्रीन वाला कर्व, जो कि एक्सपेरिमेंटल कर्व है। इसका मतलब अब ये एक्सपेरिमेंटल कर्व तो प्रूव हुआ नहीं, इसका मतलब अब एक ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें एक्सपेरिमेंटल कर्व प्रूव हो जाए। ये कर्व अच्छे से रट लेना, ये आपको बना के आना है, कोई भी आ जाए मॉडल तीनों में से, उसमें ये बना के आना है। और इस बार बहुत चांसेस लग रहे हैं कि आइंस्टीन और डीबाई में से हर साल ही आता है, इस साल डीबाई की मेरे को चांसेस लग रहे हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे डीबाई मॉडल के बारे में अच्छे से। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अब हमारा डीबाई मॉडल, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को समझने का, जिसको हम टी क्यूब रूल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 बात मैं आपको बता चुका हूँ, कर्व मैं आपको समझा चुका हूँ। कर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेना। पोस्टुलेट देखिए इसकी क्या है। पहली पोस्टुलेट क्या है कि सॉलिड इज ट्रीटेड एज आइसोट्रोपिक, इलास्टिक एंड होमोजीनियस, यानी कि जो भी आप सॉलिड लोगे, ठोस लोगे, उसको पहली बात तो समदैशिक माना जाएगा, आइसोट्रोपिक। यानी कि आइसोट्रोपिक सॉलिड क्या होता है, वैसे तो आपको पता है, मैं और समझा दूँ। ये मैंने जैसे सॉलिड बनाया है कैसे बॉक्स के रूप में, इसके अंदर आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, सॉलिड में 1 नंबर एरो की डायरेक्शन में जाइए, 2 नंबर एरो की डायरेक्शन में जाइए, 3 नंबर एरो की डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जाइए, सभी डायरेक्शंस में जाने पर इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी। अब क्योंकि प्रॉपर्टीज़ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, PV, TS, ये 4 तरीके की प्रॉपर्टीज़ मेनली स्टडी करते हैं। तो ये क्या रहती हैं, एक जैसी रहती हैं, यानी कि ये जो होती हैं चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये जो होता है आइसोट्रोपिक होता है। फिर देखिए, आपको पता है इलास्टिक मतलब खींचने पर दोबारा छोड़ने अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। होमोजीनियस का भी यही मतलब है कि एक जैसा होता है। फिर दूसरी बात, जो आइंस्टीन ने माना था कि मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, ये पहला मॉलिक्यूल A है, ये दूसरा मॉलिक्यूल B है, इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन इसने कह दिया एक स्प्रिंग की तरह बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं, लाइक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग की तरह ये बंधे होते हैं। तो अणुओं को स्प्रिंग जैसा बंधा हुआ
माना जाता है। मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी अटैच्ड लाइक स्प्रिंग। फिर देखिए, फिर इसने क्या कहा कि एटम ऑफ सॉलिड हैविंग टोटल 3n मोड ऑफ वाइब्रेशन, 3n कंपन विधाएं होती है। कंपन विधा क्या होती है? कुल कंपन विधा उसी को कहते हैं ना जो टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन उसको कहते हैं, जो उसकी हम कह सकते हैं स्वतंत्रता की कोटियाँ। तो एक मॉलिक्यूल है वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो n कितनी डायरेक्शन में करेंगे? 3n में। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पर है। 3n कंपन विधाएं होती हैं, 3n मोड ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है इनकी वो 0 टू ओमेगा डी के बीच में होती है, और ओमेगा डी एक नई बला आ गई। अब इसको हमें देखिए मैं बता दूं थोड़ा सा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी वो 0 से लेके ओमेगा डी के बीच में होती है। ना तो 0 से फ्रीक्वेंसी कम होती है, ना फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी से ज़्यादा होती है, इसके बीच में ही रहती है। और ओमेगा डी को कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या अंतक आवृत्ति। ओमेगा डी को दोस्तों अंतक आवृत्ति या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी 0 टू ओमेगा डी के बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा या कम नहीं होती है। फिर देखिए, एक चीज़ यहाँ मानी जाती है कि जेड ओमेगा डी ओमेगा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, कंपन विधाएं हैं ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच में। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ओमेगा को मैं मान लेता हूँ अपनी मर्जी से 5000, और ओमेगा प्लस डी ओमेगा तो बहुत छोटा होता है, इसको मान लेता हूँ 5010। तो आपको पता चल गया, हमने कह दिया कि 5000 हर्ट्ज से लेके 5010 हर्ट्ज के बीच में कंपन करने वाले ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच में वाइब्रेशन करने वाले, या मैं कह दूँ 5000 और 5010 इस फ्रीक्वेंसी रेंज मान ली के बीच में वाइब्रेट करने वाले टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, वो मान लिए कि इस फ्रीक्वेंसी से जो कंपन करते हैं, कंपन तो क्या कर रहे हैं, कंपन तो 0 से लेके ओमेगा डी के बीच में कर रहे हैं, कि 0 वाले भी हैं, 1 वाले भी, 2 वाले भी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने? ओमेगा डी वाले। ओमेगा डी से ज़्यादा वाला कोई नहीं है। ओमेगा डी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स साइकिल्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो साइकिल्स हैं वो ओमेगा डी से ज़्यादा नहीं हो रहे और 0 से कम नहीं हो रहे, उसके बीच में हैं। तो वो तो टोटल है, और वो कितने? 3n होते हैं, आपको पता है टोटल 3n होते हैं। लेकिन जो एक रेंज मान ली, कौन सी रेंज? कि ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच में इनके नंबर कितने हैं? कुछ भी 10 12 20, तो इसको क्या नाम दे दिया? जेड ओमेगा डी ओमेगा या जेड ओमेगा डी ओमेगा। तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, वो कितना हो गया? 3n। 0 से इंटीग्रेशन क्या कर दिया कि जेड ओमेगा डी ओमेगा, तो नंबर किसके बीच में? ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच में। इंटीग्रेशन कर दूँ इसका 0 से ओमेगा डी के बीच में, तो वो आंसर क्या आएगा? 3n आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? जेड ओमेगा डी ओमेगा 3n 0 टू ओमेगा डी, ये टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस आ जाती हैं। और जेड ओमेगा डी ओमेगा की जो वैल्यू है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। v/2π² 1/2 अपॉन vt² प्लस 1 अपॉन vl² ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ये आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए क्या है, मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के जेड ओमेगा मैं लिख के दिखा रहा हूँ, डी ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन 2π² 2 अपॉन vt² प्लस 1 अपॉन vl² ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ये होती है। अब पता है क्या करेंगे, ये आपको याद रखनी है। v होता है वॉल्यूम, vt होता है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग का वेग, और vl होता है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग का वेग। तो इसको तो आपने अच्छे से गोटा लगा लेना है। ये एमएससी की क्लास में पढ़ते हैं। जब मैं सॉलिड स्टेज स्टार्ट करूँगा एमएससी का, तो उसमें मैं ज़रूर इसका डेरिवेशन करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ नहीं, आपके नहीं है सिलेबस में, ये इतना याद रखना है डायरेक्ट। और इसको यहाँ पे पुट कर दो बेटा, पुट करोगे तो देखो किसके सापेक्ष अवकलन होगा? ओमेगा के विद रिस्पेक्ट। तो बाकी तो सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, बचेगा क्या इंटीग्रेशन में? सीधी सी बात है, सारे बाहर आ गए। इंटीग्रेशन बचा 0 टू ओमेगा डी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल टू 3n। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा³ 3, और उसको क्या कर लेंगे? अपने सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अगले पॉइंट।
तो दोस्तों हमने जैसे अभी अभी हमने आपको एक बात बताई कि यहाँ पर अपने पास ये वैल्यू आ जाती है। मैं पूरा अगर आपको ये पेज दिखाऊं तो आपको ये समझ आएगा कि बिल्कुल ही आसान है, ये रूल समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए हमें कुछ नहीं किया, ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आपको याद कर लेनी हैं, जो मैं राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी हैं मैं थोड़ी थोड़ी बातें अब फिर से बता रहा हूँ थोड़ा सा, फिर हम डेरिवेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज पूरा नहीं हो पाएगा, ये एक लेक्चर और बनेगा इस पर, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी बातें समझ लीजिए। देखिए पहली बात तो ये आइंस्टीन की जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए आया है। दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व को अच्छा मैच करता है, और तीनों कर्व मैं बार बार समझा चुका हूँ। CV, ये ड्यूलॉग पेटिट, ये किसका था, आइंस्टीन का, है ना, ऐसे मैच कर जाता है। और जो उसके बाद आया था इस तरीके से, वो कैसे था, आपको कर्व बहुत बार समझा चुका हूँ। इस वीडियो के अगर दोबारा देखना तो 7 मिनट पे पूरे चले जाना, वहाँ कर्व दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर देखिए हमने यहाँ पे जो बात कही है कि सॉलिड को माना गया आइसोट्रोपिक, इलास्टिक और होमोजीनियस। फिर 3n मोड ऑफ वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी 0 से ओमेगा डी होती है। अगर ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा डी के बीच में कंपन विधाएं Z ओमेगा डी ओमेगा है तो टोटल क्या हो जाएंगी 3n। तो ये क्या करना है, हमें क्या करना है, बस इस वैल्यू को यहाँ रख देना है। तो आपको दिख रहा है कि ये सारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में ये बचेगा 0 टू ओमेगा डी इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, तो वो हो जाएगा ओमेगा क्यूब बाई 3। तो यहाँ पर देखिए हमने वही किया है। देखिए बच्चा लोग, 2 को जब इसके अंदर रखा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये इसमें कोई खास मुश्किल वाला काम नहीं है। देखिए जब इसके अंदर पुट करेंगे क्या आएगा अपने पास, ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ये हो गया ओमेगा क्यूब बाई 3। और जब ओमेगा डी पुट गया, ये हो गया ओमेगा डी क्यूब बाई 3, ओमेगा डी क्यूब बाई 3। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली बेटा, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, ये 3 उधर चला जाएगा 9 हो जाएगा, 9n, और ये ओमेगा डी क्यूब नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 9n बाई ओमेगा डी क्यूब, इसकी वैल्यू। और इस कांस्टेंट की वैल्यू v बाय, ये याद रखो माइंड में, इस कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट की वैल्यू ये वाली मैं रख देता हूँ यहाँ पर जब रखता हूँ तो देखिए ये वैल्यू रखता हूँ, इसके गुणा में ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा है, तो क्या बच जाएगा, देखिए जब यहाँ पे रखता हूँ तो इसके मल्टीप्लाई में ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा आ जाता है। पता चला Z ओमेगा। अब यहाँ से क्या बहुत अच्छे से हमें पता चल रहा है कि ये Z ओमेगा प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर के, और जब ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है यानी कि Z ओमेगा को Y पे ड्रॉ किया और ओमेगा को X पे ड्रॉ किया, तो ये यानी कि Y प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर कह सकता हूँ, है ना। Y की जगह Z ओमेगा है, X की जगह क्या है, ओमेगा है। Y प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर, Y प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर, तो ये क्या होता है, पैराबोला, पता है ना आपको। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और आपको पता है पैराबोला की इक्वेशन के अंदर बहुत अच्छे से, अगर वो कहे y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, तो वो पैराबोला ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं 0 से ओमेगा डी के बीच में बनाऊंगा, यानी कि जो ये कर्व बना है यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तक बना है ये कर्व, और ये कहाँ तक बना है, ओमेगा डी तक। ये ओमेगा डी से आगे नहीं जाएगा कर्व, और 0 से पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही ये कंडीशन पढ़ी थी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से ओमेगा डी के, हमने पहले ही ये बात पढ़ी है। यहाँ पर देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से ओमेगा डी के बीच में होती है, तो हम ओमेगा डी से आगे नहीं जा सकते। बस हमने कुछ नहीं किया, ये वैल्यू यहाँ रख दी, ये सारा कांस्टेंट था बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा का, ठीक है। इंटीग्रेशन से इसकी वैल्यू निकाल ली जो आ गई 9n बाई ओमेगा डी क्यूब, और इसकी वैल्यू को दोबारा कहाँ रख दिया, Z ओमेगा, ये वैल्यू दोबारा Z ओमेगा में रख दी, Z ओमेगा डी ओमेगा आ गया। पता चला ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जब ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ये कर्व आ गया, पैराबोलिक कर्व, ठीक है ना। Z की जगह Y है, प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर होता है, तो ऐसा पैराबोला आता है। मुझे 0 से शुरू होना है, ओमेगा डी तक जाना है, तो इसलिए कर्व इसका ये बन गया। तो दोस्तों ये इसका डिबाई मॉडल का पहला पार्ट था। अब डिबाई मॉडल का जो सेकंड पार्ट और बनेगा, एक पूरा नहीं हुआ आज ये इसमें, क्योंकि अभी काफ़ी पड़ा है, न्यूमेरिकल भी आइंस्टीन और डिबाई मॉडल के, तो उसमें भी मेरे को कुछ टाइम लगेगा, तो एक वीडियो और बनेगी इसके ऊपर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक ज़रूर करें,
और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।